हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए इसका फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 के बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि बॉटनी का पेपर 1 कवर कर रहा है। रेस्पिरेशन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जैसे सरल पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये क्रिया जो है रेस्पिरेशन की दिन रात चलती है और इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रॉ मटेरियल्स ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज होते हैं। इसमें क्लोरोफिल आवश्यक नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि क्लोरोफिल आवश्यक होता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। हमने देखा था श्वसन जो है दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सी या एरोबिक रेस्पिरेशन तथा एनॉक्सी या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन परमानेंट प्रोसेस है और एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन के रिएक्शंस के द्वारा इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसमें कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस तरह से हमने रेस्पिरेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन देखा था। अब हम रेस्पिरेशन के पूरे मैकेनिज्म को समझें तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले शुरू होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। इसमें ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जो कि पायरुविक एसिड होता है, वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और क्रेब्स साइकिल सेकेंड स्टेप है रेस्पिरेशन का। और क्रेब्स साइकिल यूज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तथा एनारोबिक प्रोसेस जैसा कि फर्मेंटेशन के द्वारा जो लैक्टिक एसिड बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया के जो रिएक्शंस होते हैं, क्रेब्स साइकिल बिगिन होती है पायरुवेट से, जो कि फाइनली यील्ड करते हैं क्रेब्स साइकिल में हमें 6 NADH प्लस 2 ATP प्लस 2 FADH मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, जो कि यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट करती है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा हमें 36 ATP मॉलिक्यूल्स की प्राप्ति होती है और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इस प्रकार से टोटल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के प्राप्त होते हैं। तो ये तो जस्ट शॉर्ट था सेलुलर रेस्पिरेशन का, सारे मैकेनिज्म क्या क्या मैकेनिज्म होता है, सेलुलर कौन सी स्टेप्स में सेलुलर रेस्पिरेशन ऑपरेट होता है। नाउ वी फाइनली कम टू दी today's topic, the glycolysis.
Glycolysis is taken from the two Greek words, glykis meaning sweet and lysis meaning breakdown. So it is also known as EMP pathway or the Embden-Meyerhof-Parnas pathway, also known as the common respiratory pathway because it is common to aerobic, anaerobic and fermentation. In glycolysis, carbohydrates, proteins and fats are degraded. Glycolysis takes place in the cytoplasm, इसलिए हम इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है. 3 phases of glycolysis. The process of glycolysis takes place in 3 phases. Phase 1, which is the energy spending phase. Here, phosphorylation of hexose sugar takes place. Phase 2 is the splitting phase, where hydrolysis of hexose to triose takes place. And the phase 3 is the energy releasing phase, where oxidation of triose and energy capture takes place. And the overall reactions of the glycolysis can be summarized in the following chart. Now, the process of glycolysis begins with the breakdown of glucose. Glucose molecule reacts with ATP molecule in the presence of enzyme hexokinase to form glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is isomerized into fructose 6-phosphate in the presence of phosphohexose isomerase. Fructose 6-phosphate reacts with one molecule of ATP in the presence of phosphohexose kinase, forming fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate is converted into two trioses, that is the 3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate in the presence of the enzyme aldolase. The two trioses may isomerize into each other in the presence of phosphotriose isomerase. 3-phosphoglyceraldehyde reacts with H3PO4 and forms 1,3-diphosphoglyceraldehyde. 1,3-diphosphoglyceraldehyde is oxidized to form 1,3-diphosphoglyceric acid in the presence of the enzyme triose phosphate dehydrogenase. Here NAD is reduced. 1,3-diphosphoglyceric acid reacts with ADP in the presence of phosphoglyceric transphosphorylase to form one molecule of ATP and 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid is isomerized into 2-phosphoglyceric acid in the presence of the enzyme phosphoglyceromutase. 2-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoenol pyruvic acid in the presence of the enzyme enolase. 2-phosphoenol pyruvic acid reacts with ADP to form one molecule each of ATP and pyruvic acid in the presence of the enzyme pyruvate kinase. Now, glycolysis or the EMP pathway is common in both aerobic and anaerobic reactions. ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस का, तो ये जो स्टेप है ये 4 स्टेप्स यहाँ पर हमें दिख रही हैं. सबसे पहले ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो रहा है मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज के प्रेजेंस में. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट in the presence of the enzyme phosphofructokinase.
एंड इधर भी एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है या ब्रेक डाउन होता है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आइसोमेरेज की सहायता से ये रिएक्शंस इरिवर्सिबल हैं। 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं दो मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड के, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा NADH2 में कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है डाइहाइड्रोक्सी एसिग्लिसल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कन्वर्ट होते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसमें फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा होता है ये रिएक्शन, और इसमें मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति भी होती है। इस रिएक्शन में 2 ADP मॉलिक्यूल्स से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है इस कन्वर्शन का वो है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलिस की सहायता से कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और इधर वाटर रिलीज हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, और इसमें फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफोराइलेज या पायरुविक काइनेज की सहायता से इधर भी 2 ATP मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में टोटल 4 ATP मॉलिक्यूल्स की प्राप्ति होती है, लेकिन 2 ATP मॉलिक्यूल्स इसमें कंज्यूम हो जाते हैं। नेट गेन हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? In glycolysis, 4 ATP molecules are formed by transphorylation of 6 ATP molecules. And in glycolysis, 4 ATP molecules are formed by transphorylation and 6 ATP molecules are formed by terminal oxidation. In glycolysis, from 1 molecule of glucose, 2 molecules of pyruvic acid and 4 molecules of ATP are produced. 2 ATP molecules are consumed in the reactions for glycolysis, and 2 NADH2 formed during glycolysis give 6 ATP molecules by oxidative phosphorylation in electron transport system. Thus, in glycolysis, 8 ATP molecules are produced. Glycolysis is common to both aerobic and anaerobic kinds of respiration. So, it is the first step of glucose breakdown which requires to extract energy, and the end product pyruvate is the most important for the TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, or the Krebs cycle, and pyruvate is further broken down into ATP, which is called the biological coil. So this is all about the first step of respiration, which is glycolysis, and in our next lecture we will continue with respiration and we will take the Krebs cycle of respiration. Thank you.